नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस 8वें लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड अचीवमेंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फेमस साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंडिया में हो और चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हो। मेनली हम बात करेंगे केवल इंडिया की। एक दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो विदेशी भी हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्हीं लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन लोगों ने ऐसा क्या क्या किया है कि उनको बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक, तो इस लेक्चर में हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, तो आप लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। देखो, सुनते हैं क्या कहता है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कोई ऐसा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं होगा जो इनका नाम ना जानता हो। अगर वो नहीं जानता है MS स्वामीनाथन का नाम एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होते हुए भी, तो वो सही मायने में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं है। उनकी फोटो ये रही। MS स्वामीनाथन ऐसे हैं, भगवान की कृपा से जब तक अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये लगभग 97-98 साल के आसपास हैं। ठीक, यानी कि अपनी 100 सेंचुरी अपनी वो पूरी करने वाले हैं और अभी भी वो जीवित हैं। मतलब कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो इतना बड़ा हो, जैसे कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये सब हम देख नहीं पाए इनको। ये जब हम आए, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जब हम जान पाए कि कौन है, तब ये सब जा चुके थे, इस धरती से ये लोग जा चुके थे। लेकिन ये एक लिविंग लीजेंड है जो अभी जी रहे हैं, जीवित हैं, जिनको अभी हम लोग देख सकते हैं। फादर ऑफ एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन, इनको ये एक व्हीट ब्रीडर हैं। ठीक, क्या करते हैं? गेहूं की ब्रीडिंग करते हैं, गेहूं की प्रजातियां निकालने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो ग्रेन रेवोल्यूशन है ये मेनली रिलेट करता है ग्रेन के प्रोडक्शन को। ठीक, ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही इसको ग्रेन रेवोल्यूशन कहते थे। अब चूंकि ये व्हीट ब्रीडर थे, तो व्हीट में इन्होंने अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप की जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ इंडियन ग्रेन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसको 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने नाम बदलकर इसका नीति आयोग कर दिया। पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ये क्या करता था कि इसमें एक्सपर्ट की टीम बैठती थी, हर सेक्टर के होते थे, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर के, सोशल के, समझ गए? तो हर सेक्टर के इसमें एक्सपर्ट बैठते थे और ये एक्सपर्ट एक पूरा खाका तैयार करते थे, एक पूरा करिकुलम तैयार करते थे कि किस तरीके से 5 साल में हमें कौन कौन सी चीज डेवलपमेंट करनी है। एक टारगेट फिक्स करते थे, एक प्लान बनाते थे कि 5 साल, जो आने वाले 5 साल हैं, जो नई सरकार आई है, ये क्या क्या करेगी। तो उसमें ये प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या किया जाए उसके बारे में सुझाव देने के लिए सरकार को ये प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर भी रह चुके थे MS स्वामीनाथन। अब वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में इनको दिया गया। ठीक, MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं एग्रीकल्चर का, बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है वर्ल्ड फूड प्राइज। ये अवार्ड होता है जिसको FAO देता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देता है। इसको मिला था 1987 में। किन्हें मिला था? MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में
FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। अब ये देखो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो WFO है, वर्ल्ड फूड प्राइज, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। चाहे वो फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने में योगदान दें, यानी कि अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप करें जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, या क्वांटिटी अच्छा करने में, स्वादिष्ट जो जैसे जो अच्छी वैरायटी हो, अच्छी अच्छी प्रजातियां विकसित करें, फूड की अवेलेबिलिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, जिससे कोई भूखे न मरे, ठीक, जिससे जो कुपोषण की समस्या है ये दूर हो सके, ये सब चीजें करे। तो इस फील्ड में जो ज़्यादा योगदान देता है, सराहनीय योगदान देता है, उसको हम वर्ल्ड फूड प्राइज देते हैं। तो ये वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 को MS स्वामीनाथन जी को मिला था। उसके बाद वाज हॉनर्ड एज ए मिलेनियम प्राइज, इनको मिलेनियम प्राइज से भी सम्मानित किया गया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा MS स्वामीनाथन जी को मिलेनियम प्राइज दिया गया। 88th, ठीक, 88th नेशनल साइंस की एक कांग्रेस हुई थी, वो कब हुई थी? 3 से 7 जुलाई 2001 को हुई थी। 3 जुलाई से लेके 3 जनवरी से लेके 7 जनवरी 2001 तक हुआ था। IARI नई दिल्ली में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में हुआ था। वहां पर इनको मिलेनियम प्राइज भी मिला था। उसके बाद क्या मिला था? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया, ये एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के, और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है। कौन सी? वीट रेवोल्यूशन। वीट रेवोल्यूशन एक बुक है जो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा लिखी गई है। अब एक बार फट से इसको रिवाइज करते हैं। देखो, ये एक वीट ब्रीडर है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। 1987 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला FAO के द्वारा। इनको मिलेनियम प्राइज मिला 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली में IARI में। इनको ये एक नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया के, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने एक वीट रेवोल्यूशन की बुक भी लिखी है। फिर अगला देखते हैं NE बोरलॉग। NE बोरलॉग जो ओहदा MS स्वामीनाथन जी का इंडिया में है, वही ओहदा NE बोरलॉग का अमेरिका में है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में है। समझ गए? अब देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। NE बोरलॉग कौन थे? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड थे। पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, एकाएक क्या हुआ कि ग्रेन के प्रोडक्शन में वृद्धि होने लगी, इंक्रीज होने लगा ग्रेन का प्रोडक्शन। उसके पीछे सबसे जो मेन फैक्टर थे वो कौन था? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिस्टर NE बोरलॉग। ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, ठीक, जो गेहूं में लगने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका सेक्टर बदलता गया, इनकी रुचि बढ़ती गई और ये वीट साइंटिस्ट भी बन गए। ठीक, पहले ये केवल वीट पर क्या करते थे, ये पैथोलॉजिस्ट थे, इसमें जो बीमारियां लगती हैं उन बीमारियों के बारे में रिसर्च करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपना काम बढ़ाते गए और गेहूं के उत्पादन में इन्होंने अपना बहुत सराहनीय योगदान दिया। इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बोलते हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, जो नोबेल प्राइज होता है ये मिला 1970 में मिला था। अगला है वर्गीस कुरियन, जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत में MS स्वामीनाथन को ओहदा प्राप्त है। वही एनिमल हस्बेंड्री में यानी कि पशुपालन में वही ओहदा वर्गीस कुरियन जी को प्राप्त है। ये वर्गीस कुरियन की पिक्चर है। वर्गीस कुरियन जी यही हैं। इन्होंने जो अमूल जो दूध आता है, अमूल दूध, दही, घी, ठीक, सॉस कह रहे हैं, लस्सी, ये सब जो चीजें आती हैं,
इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? वर्गीस कुरियन जी थे। इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। इंडिया में श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। ये एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंद गुजरात में है, उसके ये एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड था 1970 से 1996 तक जो चला था, उसके ये मास्टरमाइंड थे। इन्हीं का दिमाग था ऑपरेशन फ्लड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप ऑपरेशन फ्लड है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित, ठीक, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। मैक्सेसे अवार्ड इनको मिला था 1963 में। 1963 में इनको मैक्सेसे अवार्ड मिला था। रमन मैक्सेसे अवार्ड इसको पूरा नाम है। वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। और वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला था? MS स्वामीनाथन जी को भी मिला था। समझ गए बात? अब देखो SK वासल, ये हैं SK वासल जी हैं। ये एक मेज ब्रीडर थे जो सीमेंट में काम करते थे। सीमेंट में काम करते थे। सीमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सीमेंट का फुल फॉर्म जब मैं इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सीमेंट का फुल फॉर्म क्या है। ये एक मेज ब्रीडर थे, यानी कि ये मक्के की ब्रीडिंग किया करते थे। इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला 2000 में। 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला रिसर्च करने के लिए। किसमें? QPM, मेज रिच इन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन, along with डॉक्टर E. बिलेगस। डॉक्टर E. बिलेगस, ये डॉक्टर E. बिलेगस हैं। अब देखो बात समझो क्या हुआ कि मेज में ट्रिप्टोफान और लाइसिन, ये एक प्रकार का, ये दोनों अमीनो एसिड होते हैं, ट्रिप्टोफान और लाइसिन। तो ये मेज में इनका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने ब्रीडिंग की कि मेज में किस तरीके से अमीनो एसिड का परसेंटेज बढ़ाया जाता है। तो ट्रिप्टोफान और लाइसिन इन्होंने बढ़ाने पर रिसर्च किया और उसी वजह से इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। अब आप अल्टीमेटली ऐसे कह सकते हैं कि मेज में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इनको फूड प्राइज मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज। और जब इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था तो 2 लोगों को मिला था। ये काम 2 लोगों ने मिलकर किया था। एक थे ये SK वासल जी थे और एक ये विदेशी थी डॉक्टर E. बिलेगस थी। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। आगे हैं डॉक्टर KL चड्ढा। ये KL चड्ढा जी हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं वो 100% एक्यूरेट मानी जाती हैं। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है और वो विवाद में फंस गया तो रेफरेंस अगर आपने इस बुक का दिया तो ये बुक, अगर इस बुक का रेफरेंस मिल गया तो वो चीज़ 100% करेक्ट मान ली जाती है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्टिकल्चर में ये। हार्टिकल्चर को इनको फादर ऑफ हार्टिकल्चर भी इनको कहते हैं। ये एक पोमोलॉजिस्ट थे, फलों की खेती के बारे में अध्ययन किया करते थे। इनको हम फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। ये क्या है कि हार्टिकल्चरल क्रॉप के प्रोडक्शन, पूरा ऑल ओवर जो हार्टिकल्चर का क्रॉप है, चाहे वो मेडिसिनल क्रॉप हो, एरोमेटिक क्रॉप हो, प्लांटेशन क्रॉप हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, समझ गए, स्पाइसेस हो, इन सब के ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जो रेवोल्यूशन हुआ उसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर थे इंडिया में। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया KL चड्ढा जी। इनका नाम था कृष्णलाल चड्ढा। क्या नाम था? KL चड्ढा बोले तो कृष्णलाल चड्ढा। फिर क्या है? RS परोडा। RS परोडा भी एक साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के। ये एक फॉरेस्ट ब्रीडर थे। ये चारों के जो हरे चारे होते हैं पशुओं को खिलाने वाले, उन पर ये शोध करते थे, उन पर ये ब्रीडिंग करते थे। ये DG ऑफ ICR भी रह चुके हैं, ICAR के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। अगला है फिर अमृता पटेल जी। कौन? अमृता पटेल। ये क्या है? ये चेयरपर्सन ऑफ NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये चेयरमैन रह चुकी हैं आनंद गुजरात में जो है।
NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आनंद गुजरात में है उसकी ये चेयरपर्सन भी रह चुकी है अमृता पटेल। इनकी फोटो ये है, इनकी फोटो के साथ में एक गाय भी है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दूध से ही संबंधित हैं अमृता पटेल। ठीक, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अमृता पटेल इज एन इंडियन बिजनेस पर्सन, ये एक बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमेन है, एसोसिएटेड विथ कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर। ये कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर चलाती थी। इनका मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि कोई हमने एक फैक्ट्री लगाई, जैसे अमूल, मान लो अमूल का दूध है, उसकी एक फैक्ट्री लगी, तो उसने क्या किया, कोऑपरेट किया फार्मर से कि भैया आप जानवर पालिए और उसका दूध हमें बेचिए। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर। उसमें अमृता पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ ये एक बिजनेस पर्सन के साथ साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जाए या पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ढेर सारे काम भी किए हैं। तो अमृता पटेल किससे संबंधित है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पूछेगा कि अमृता पटेल इज रिलेटेड टू, तो आप चाहे उसमें लिखा रहेगा NDDB या मिल्क प्रोडक्शन या व्हाइट रेवोल्यूशन, ऐसे लिख सकता है। समझ गए बात। अब देखो, सी हेडेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1980 से 1998 सॉरी पढ़ने में गड़बड़ हो गया। सी हेडेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फ्रॉम 1998 से 2014 तक इन्होंने NDDB का क्या किया, हेड किया उसको। Which leads world biggest dairy development program Operation Flood। ये जो NDDB है ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, उसको इन्होंने हेड किया था। कब तक, 1998 से लेके 2014 तक। अब अगले जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड वो हैं संजय राजाराम जी। ये एक इंटरनेशनल वीट ब्रीडर हैं, गेहूं के ऊपर ब्रीडिंग करते थे, एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। अगर आप गेहूं की बात करें, गेहूं के ब्रीडर की बात करें तो इनका नाम जरूर आएगा, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट में इनका नाम भी आएगा। अवार्ड इनको मिला था चाइनीज फ्रेंडशिप मेडल इन 2001, 2001 में इनको मिला था चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल मिला था, एक ये अवार्ड मिला था इनको। इन सम वेज वीट इज लाइक वाइन, इनका कहना था, ये कहते थे कि वीट इज लाइक वाइन, वीट कैसा है, वाइन के जैसा है, शराब के जैसा है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वाइन, अगर आप वाइन नहीं जानते हैं, वाइन के बारे में नहीं जानते हैं कि शराब क्या है, देन ऑल द वाइन टेस्ट आर सेम, तो दुनिया के जितने भी शराब हैं सबका टेस्ट एक ही जैसा लगेगा। मतलब ये एक अतिशयोक्ति टाइप का कहते थे, जैसे अगर आप वीट जो होता है, जैसे गेहूं जो होता है वो शराब के जैसा होता है। अगर आप शराब को नहीं जानते हैं तो जितनी भी शराब होगी वो सब एक जैसी ही लगेगी। सिमिलरली द मोस्ट पीपुल ऑल द वीट लुक द सेम, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको गेहूं और गेहूं में फर्क नहीं लगता, इस गेहूं में उस गेहूं में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। बट ए ट्रेंड आईज, लेकिन एक ट्रेंड आई अनुभवहीन व्यक्ति कैन पिक अप द बेस्ट वैरायटी बाय जस्ट लुकिंग एट इट, लेकिन कोई एक जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा संजय राजाराम जी जैसा, वो क्या होगा, वो केवल देख कर जान जाएगा कि वीट की कौन सी वैरायटी अच्छी है। ये इनके बारे में एक अतिशयोक्ति कही जाती थी कि मतलब ये गेहूं की वैरायटी को देख के जान जाते थे कि ये वैरायटी अच्छी है और ये वैरायटी नहीं, केवल इनको गेहूं दिखा दो तो जान जाते थे, इतना ज्यादा इनको गेहूं के बारे में अनुभव था। अब एक्सप्लेन्स डुवेलियर हु वाज वर्क विथ राजाराम ऑन न्यूमेरियस ओकेजन, इसको कहा था, किसने कहा था, इसको कहा था डुवेलियर ने कहा था, जो राजा राम जी के साथ कई ओकेजन पर इनके साथ काम कर चुके थे। यानी कि ऐसे समझ लो कि इनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि गेहूं जो होता है वो शराब के जैसा होता है, जो शराब को नहीं जानता वो शराब और शराब में फर्क नहीं कर सकता, उसके लिए सभी जो वाइन होती है
वो एक ही जैसी, सबका टेस्ट एक ही जैसा होता है। लेकिन जो एक अनुभव वाला अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो वीट को केवल देख के जान जाता है, जैसे संजय राजाराम जी देख के जान जाते हैं। अब देखो, नो वन अंडरस्टैंड वीट लाइक राजाराम, ये कहा करते थे डॉक्टर, ये डुविलियर कहते थे कि नो वन अंडरस्टैंड वीट लाइक राजाराम, कोई भी वीट को उतने अच्छे से नहीं समझ सकता जितने अच्छे से राजाराम जी समझ सकते हैं। यानी कि गेहूं को संजय राजाराम जी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला है डॉक्टर GS खुश, जिनको गुरुदेव सिंह खुश भी बोलते हैं। ये एक राइस ब्रीडर थे। क्या थे? राइस ब्रीडर थे। इनको वुल्फ प्राइज फॉर एग्रीकल्चर मिला था 2000 में, 2000 ईस्वी में मिला था। क्या मिला था? वुल्फ प्राइज एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला था फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में इन्होंने जो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इसकी वजह से इनको वुल्फ प्राइज मिला था। और ये प्लांट ब्रीडिंग किस पे करते थे? ज्यादातर ये राइस ब्रीडर थे, तो ये राइस पे करते थे। तो राइस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनको वुल्फ प्राइज मिला 2000 ईस्वी में। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।